Okay. So hello everyone, let us begin. तो लास्ट क्लास हम लोगों ने बात किया था अबाउट ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ में जैसे हमने देखा कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और वहां पर हमने देखा कि कैसे जो आपका एक वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, हाउ इट इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से उसका हमने रिलेशन देखा जो था आप कह लो कि ए, अगर एसिड की बात करें तो आज हम उसको क्लासिफाई कर देंगे इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, या फिर अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। तो ये जो फॉर्मूला है ध्यान में रहे, नीचे वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा था ये तभी वैलिड होगा अगर अल्फा का वैल्यू काफी छोटा होता है, इफ अल्फा इज मच मच स्मॉलर देन 1। और जब मैं मच स्मॉलर देन 1 कह रहा हूं तो इसको मैंने आपको बताया भी था, अगर याद होगा तो, कि अल्फा अगर 0.05 से छोटा होता है, इफ अल्फा इज लेस स्मॉलर देन 0.05, जो मेडिकल में जनरली आपको दिया भी जाता है, इंजीनियरिंग होता तो शायद मैं कुछ और कहता, लेकिन आपको जनरली अल्फा जो है लेस देन 0.05 ही दिया जाएगा। तो इसलिए इट इज सेफ टू से कि ये नीचे वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। ऊपर वाला याद रखो, नीचे वाला याद रखो, एक ही बात है, वहीं से आया है। तो यहाँ से एक और चीज जिस पर मैं, या फिर एक एक तरह से मैं फॉर्मूला ही डिफाइन कर देता हूँ। तो हमने, आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। तो एक तरीके से आज अगर मैं डिफाइन कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि एक वीक एसिड के लिए, जैसा हमने किया, डेरिवेशन से तो हमें मतलब नहीं है, तो एक वीक एसिड के लिए मैं यही लिख लेता हूं के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला जो ऊपर वाला था, या वहीं से हम अल्फा निकाल सकते हैं। एक दूसरा चीज जो मैं आपको ध्यान देने को कहूंगा, आज हम उसी पे आएंगे भी आगे चल के, कि अगर आप कॉपी में देख लीजिए, क्या कोई मुझे बता सकता है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहाँ पर? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप H प्लस के नीचे देखेंगे तो वहां दिखेगा, दूसरी जगह देखेंगे तो नहीं दिखेगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है सी अल्फा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज सी अल्फा। तो अगर अल्फा का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी, और H प्लस होता है बराबर सी अल्फा के, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, फ्रॉम हियर आई कैन राइट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू सी, और अल्फा के जगह हम लिख सकते हैं के ए अपॉन सी। तो ये जो बाहर वाला सी है अंदर जाएगा और एक सी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी। तो ये भी एक डिराइव्ड फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला लेफ्ट के दोनों है। इन द सेम वे मैं वीक बेस के लिए भी ऐसा ही लिख सकता हूं कि के बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। तो बस हमारा सिंबल चेंज होने वाला है, हमारा ए के जगह बी हो जाएगा, क्योंकि ये वीक बेस है तो उसके लिए बी लिखा जाता है। और क्योंकि ये बेस है तो यहाँ पर H प्लस के जगह हम लिखेंगे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इसका भी एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, सी अल्फा। और यहां से भी अगर मैं OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूं तो ये भी होगा अंडर रूट ऑफ के बी इंटू सी। तो दिस इज द फर्स्ट basic formulas related to weak acids and weak bases.
ये हमारा पहला सेट ऑफ फॉर्मूला है, याद रखना जरूरी है, याद रहेगा तो न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो क्वेश्चन एक देते हैं कि फाइंड H plus concentration and degree of dissociation of a 0.1 molar acetic acid। इसका Ka होगा इसका Ka होगा 10 to the power -7, K to the power 10 to the power -7। So what will be the H plus concentration and degree of dissociation? करना है आपको। तो हमने देखा कि Ka होता है C अल्फा स्क्वायर के बराबर। Ka का वैल्यू गिवन है 10 to the power -7 और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 मतलब 10 to the power -1 इंटू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर वुड बी 10 to the power -6 या फिर अल्फा हो जाएगा 10 to the power -3। ये आ गया हमारा अल्फा। तो अगर अल्फा एक बार आ गया तो यहाँ से मैं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाई C अल्फा। C है 0.1 या 10 to the power -1 और अल्फा है 10 to the power -3। तो ये हो जाएगा 10 to the power -4 मोल। नेक्स्ट नोट में लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच degree of dissociation depends। The factors on which degree of dissociation depends। तो पहला फैक्टर ऑलवेज होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो टेम्परेचर देने पर क्या होता है, थर्मल एनर्जी हम देते हैं और थर्मल एनर्जी से क्या होता है, जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ा था। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज degree of dissociation alpha is directly proportional to temperature। Degree of dissociation is directly proportional to temperature। सेकेंड फैक्टर होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा,
अब हमें पता है कि अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए या के बी अपॉन सी, के ए या के बी अपॉन सी, एंड वी नो दैट के ए लिख लेते हैं, चलो के ए इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो दैट मीन्स यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सी। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि इफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज करता है तो अल्फा क्या करेगा, अल्फा विल इंक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जितना हमारा कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब कम होगा, अल्फा बढ़ेगा, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, के तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ये हो गया। तो अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूं, अल्फा इंक्रीज कर रहा है, सो इफ कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को जीरो की तरफ ले जाए तो अल्फा किसके तरफ टेंड करेगा, वन के तरफ, बिकॉज अल्फा का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो वन होता है, कई बार बताया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कैन बी वन। और सी टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली तो जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए अगर हम थियोरेटिकली कहें तो जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट होगा एक सोल्यूशन तो अल्फा जो है वो वन को टेंड करेगा। दैट मीन्स इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिखा जा सकता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution, weak electrolytes behave like strong electrolytes. तो अगर हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दें तो वहां पर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तरह बिहेव कर सकता है। दिस इज द आउटकम फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि जितना हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं, उतना ही उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बढ़ता जाएगा। बट जो थर्ड फैक्टर है दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। द थर्ड फैक्टर इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। है क्या कह रहा हूँ, वही चल रहा। थर्ड फैक्टर इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है, दिस इज ए वेरी कॉमन फीचर इन थ्रू आउट दिस चैप्टर। चाहे आप बफर सोल्यूशन ले लो, चाहे आप एसिड बेस रिएक्शन में ले लो, चाहे आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ले लो, चाहे आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ले लो, हर एक जगह आपको ये कॉमन आयन इफेक्ट जो है ये प्ले होता हुआ दिखेगा।
समझ लें इसको तो बेहतर है, क्वेश्चन कर पाएंगे। तो व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? तो कॉमन आयन इफेक्ट किसको कहते हैं कि जैसे एक एग्जांपल से पहले हम समझते हैं फिर डेफिनेशन लिखेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास एक वीक बेस लेते हैं आपके पास, हमारे पास एक वीक बेस है BOH। BOH इज ए वीक बेस। एसिड हो या बेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों पर ही ये लगता है। जो इफेक्ट एसिड पर लगेगा वही इफेक्ट बेस पर भी लगेगा। तो बेस जो है वो पार्शियली डिसोसिएट करेगा इनटू व्हाट, B प्लस एंड OH माइनस। ऐसा ही है, टूट गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैं कोई ले जाता हूं, क्या लें, BA। BA BA कोई एक सॉल्ट है, लेट्स से BA इज ए सॉल्ट। तो जो सॉल्ट्स होते हैं, मैंने आपको लिखवा था, बताया था, सॉल्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर बी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स से इट डिसोसिएट्स एज B प्लस एंड A माइनस, ऐसे अगर होता है, ऐसा ये डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पर हमें कोई नेट रिएक्शन नहीं लिखना है, हमें ये बात यहाँ पर एक चीज समझना है। क्या समझना है? जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल करवाया था, अगर याद होगा, कि अब ये जो दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट है, एक मेरा वीक बेस और ये मेरा सॉल्ट, ये दोनों दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक स्ट्रॉन्ग जो भी हो, दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और दोनों ही एक ही सोल्यूशन में प्रेजेंट है। मान लो जिस सोल्यूशन में मैंने वो बेस या वीक बेस को रख रखा था, उसी में मैंने ये सॉल्ट को ऐड कर दिया। तो इससे होगा क्या, इससे ये जो B प्लस आयन है, ये जो B प्लस आयन है, ये तो दोनों सोल्यूशन में कॉमन है या दोनों इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन है। तो B प्लस इज द कॉमन आयन फॉर बोथ द सोल्यूशन। और हमें इसी चीज के लिए ढूंढना है कि जब हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट को ये में डालते हैं किसी वीक बेस के सोल्यूशन में डालते हैं या वीक एसिड के सोल्यूशन में डालते हैं, तो हमारे पास कोई कॉमन आयन निकल के आता है यानी। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई एक कॉमन आयन है, B प्लस एक कॉमन आयन है। तो इससे होगा क्या, हाँ इसके वजह से होगा ये कि ऊपर जो BOH ने डिसोसिएट किया था, BOH ने जो पार्शियल डिसोसिएट किया था, यहां से जो ऊपर ऊपर वाले केस में जो B प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो काफी लो होगा। यहां पर जो B प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लो होगा, क्योंकि ऊपर का जो BOH है ये एक वीक बेस है। बट जो सॉल्ट हमने BA यूज किया, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया होगा। इसका मतलब मैंने जितना भी BA लिया होगा, लेट्स अगर मैंने 1 मोल BA लिया होता तो मुझे पूरा का पूरा 1 मोल B प्लस मिलता। लेकिन अगर मैंने 1 मोल BOH लिया होता तो शायद वहां से मुझे 0.01 मोल B प्लस मिलता। कहने का मतलब है ये जो कॉमन आयन का कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज ऑलवेज डोमिनेटिंग। हमेशा ये बात ध्यान में रखना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जो कॉमन आयन का कंट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है। किसके ऊपर डोमिनेंट होगा, ऊपर वाले के ऊपर डोमिनेंट होगा। तो यहां पर हम लगाएंगे ली चैटलियस प्रिंसिपल, क्योंकि ली चैटलियस प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि अगर मैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूं, क्योंकि देखो B प्लस जो है वो प्रोडक्ट है, A माइनस की बात नहीं करेंगे क्योंकि A माइनस से ऊपर वाले इक्विलिब्रियम रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल तो रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर लगा सकता है ना। ली चैटलियर प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू ए रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जैसे ही यहां पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन।
द इक्विलिब्रियम विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट बढ़ाने से बैकवर्ड, रिएक्टेंट बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन। द इक्विलिब्रियम विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर ये रिएक्शन जाता है तो BOH का जो डिसोसिएशन है वो बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। BOH का डिसोसिएशन जो है वो कम हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट किसको कहते हैं? यही जो लास्ट लाइन मैंने कहा यहीं से ये शुरू होता है। सो व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? डिक्रीज इन degree of dissociation of a weak electrolyte. Remember, ये weak electrolyte पे ही लग सकता है। Decrease in degree of dissociation of a weak electrolyte when a strong electrolyte having a common ion is added to decrease in degree of dissociation of a weak electrolyte when a strong electrolyte having a common ion is added to it. This is called as common ion effect. ये तो डेफिनेशन हो गया, इसी को कहते हैं, ये डेफिनेशन है कॉमन आयन इफेक्ट का। कॉमन आयन इफेक्ट लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से होता क्या है ना, इसका इफेक्ट। मतलब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमने देखा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। तो इसका इफेक्ट ओवरऑल क्या क्या है उसी को मैं एक एक करके आउटलाइन करूंगा। तो इफेक्ट में हमने पहला देखा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस, रिएक्शन shifts in backward direction. ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बताया मैंने। लेकिन अब दो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं कि क्या, कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए और के बी, और लिख देता हूं नहीं तो कुछ लोग डिवाइड भी सोच सकते हैं इसको आगे चल के ए या फिर के बी, क्योंकि एसिड या बेस का ही होगा। के ए और के बी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इससे ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से के ए या के बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो किसी एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो। तो के बी का वैल्यू फिक्स रहेगा, के बी का वैल्यू फिक्स रहेगा। और क्या इफेक्ट होगा, हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो दो पॉइंट है इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्या है? फोर्थ, look what I'm writing, कि the concentration of common ion, या ऐसा नहीं लिखकर अभी के लिए मैं बी के फॉर्म में लिख देता हूं,
concentration of B plus at equilibrium, B plus का जो concentration होता है equilibrium पे, वो किसके concentration के बराबर होगा? That will be the B plus concentration, किसका? Salt का। ये क्या हुआ? यस, तो एक बार कुछ कह रहे हैं। हेलो, यस सर। कुछ अपने हैंड रेस कर रखा है, तो एक बार तारीफ। कुछ बोलना है आपको? अच्छा, नहीं। अच्छा, क्या ये बात समझ में आई कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस का है, क्यों मैं बी प्लस की बात कर रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है ना, तो वो भी मैं लिखूंगा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में बी प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, रिमेंबर, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिएक्शन लिखोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सॉल्ट के लिए नहीं। रिवर्सिबल रिएक्शंस का के लिखा जाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन का नहीं। इसके लिए के ए या के बी होगा, इसके लिए के ए या फिर के बी, इन दिस केस के बी, इन दिस केस के बी, के ए या के बी ऐसा होगा। तो दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्विलिब्रियम में जो आप कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन रखते हो, वो सॉल्ट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉमन आयन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन रखना होता है। एग्जाम्पल भी मैं दिखाऊंगा इसको समझाने के बाद। ओके, और जो लास्ट चीज है वो और थोड़ा सा हैरान करने वाला होगा, लेकिन एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे तो इस चीज को, तो फिर आसानी होगी। ये क्या है कि अब देखो, अब जैसे अगर मैं इसी के लिए लेट्स से केबी का एक्सप्रेशन में लिखता, तो क्या होता है? बी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देख लेना एक बार, ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या लिखता? बी ओ एच, ये लिखता, ये लिखता। तो मैंने ये तो आपको बताया कि भाई बी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, देखो हम लिख रहे हैं वीक बेस के लिए, लेकिन बी प्लस कॉन्सेंट्रेशन मैं किसका पुट करूंगा? सॉल्ट का। देखो मैं के बी लिख रहा हूं वीक बेस के लिए, लेकिन मैं कॉन्सेंट्रेशन किसका पुट कर रहा हूं? सॉल्ट का। अब जो BOH है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या पुट किया जाएगा? इसका, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में BOH है, इसका कॉन्सेंट्रेशन वही लिख रहा हूं। BOH का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन BOH, और यही सबसे थोड़ा हैरान करने वाली एक्चुअली बात है अगर थोड़ा सोचेंगे तो, कि हम BOH का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि BOH तो डिसोसिएट हुआ था, तो BOH का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि देखिए, आपने ऊपर जब ली जैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमने वो इफेक्ट बताया, उसके अकॉर्डिंग हुआ क्या कि आपका जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में गया। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन में गया, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था। अब थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा आपको इसके लिए, कि आपका जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। ऑलरेडी जो वीक बेस होता है, ऑलरेडी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इनफैक्ट अगर मैं कहूं वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इनका डिसोसिएशन वैसे ही बहुत कम होता है। उनका डिसोसिएशन अल्फा वैसे ही बहुत कम होता है, 5% से कम होता है। मैंने बताया, इसलिए आप K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर यूज कर सकते हो। तो एक इलेक्ट्रोलाइट 5% से इनहेरेंटली कम डिसोसिएट करता है।
प्लस आपने उस पर कॉमन आयन इफेक्ट लगाकर इक्विलिब्रियम को उल्टा बैकवर्ड डायरेक्शन में कर दिया है, तो क्या उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा? और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना कम हो जाता है कि हम नियरली मान लेते हैं कि ये ना के बराबर डिसोसिएट हुआ। दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहा मैंने? एक और बार कह रहा हूं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो इनहेरेंटली बहुत कम डिसोसिएट होता है। बहुत कम जब मैं कह रहा हूं तो 5% से कम, 0.05 से भी कम डिसोसिएट होता है इनहेरेंटली। प्लस आपने उस पर लगा दिया कॉमन आयन इफेक्ट, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो और भी कम हो जाएगा। तो पहले मान लो 4% था, 5% की जगह मैं 4% करता हूं। अब आपने डिसोसिएशन और कम कर दिया 2% या 1%, तो ये तो ऑलमोस्ट ना के बराबर डिसोसिएट हो रहा है ना। अगर 100 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसीलिए जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है इक्विलिब्रियम का, किसका? बेस का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। जो कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे होता है, हम नियरली उसको उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर पुट कर देते हैं। तो BOH का इक्विलिब्रियम में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ही बराबर होगा। ना आप पूछ सकते हो तो सर ये हम करते क्यों हैं, यहां से हम निकालेंगे क्या? यहां से हम OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड करेंगे। इससे हम OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे। ओके, और फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन दिस केस। और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा किसके बराबर होता है? C अल्फा, जहां पर C तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहां से मैं फाइंड कर सकता हूं न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो थोड़ा लंबा इसका ये है कि क्या हुआ, हमने कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का पुट कर दिया, हमने बेस का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल वाला पुट कर दिया। के ए के बी कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इससे हम फाइंड क्या करेंगे? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो एक बार अगर OH माइनस मुझे मिल गया तो OH माइनस मुझे पता है C अल्फा के बराबर होता है। तो यहां से मैं अल्फा निकाल लूंगा, और अल्फा का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जो हम कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो चुका था, तो वो डिक्रीज होके कितना हुआ था वो हमें ऐसे पता चलेगा न्यूमेरिकली। ऐसे हमें पता चलेगा न्यूमेरिकली। दिस इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। नोट कर लो। लिखना एक बार हो जाए तो मुझे बता देना। हेलो, आवाज आ रही? Yes, sir.
हो गया सर। क्या कॉमन आयन इफेक्ट कुछ समझ में आए? यस सर। चलो देखते हैं क्या समझ में। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 0.1 मोलर NH4Cl is added to a 0.2 molar NH4OH solution. Kb of Kb equals to 2 into 10 to the power minus 5. Kb equals to 2 into 10 to the power minus 5 at 27 degrees Celsius. Find alpha. Find alpha, degree of dissociation. Yeah, पहले find concentration of OH minus and alpha. Find the concentration of OH minus and alpha. तो पहले हमें दोनों रिएक्शन को लिखना है। NH4OH is in equilibrium with NH4 plus OH minus, क्योंकि ये वीक है। और इसका कंसंट्रेशन कितना लिया है हमने? 0.2 मोलर। अब मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया है? NH4Cl। NH4Cl एक क्या है? सॉल्ट होता है, एमोनियम क्लोराइड। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा इनटू अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो इसका मतलब अगर मेरा NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन था 0.1, तो एक से एक बन रहा है, तो ये 0.1 बनेगा, ये भी 0.1 बनेगा। लेकिन ऊपर 0.2 नहीं लिख सकते क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो what will be the OH minus concentration and what will be alpha? तो ये दो मैंने लिख दिए। 40 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, करिए यहाँ से। और Kb का भी वैल्यू दे दिया है। Kb इज 2 into 10 to the power minus 5, ये भी दे दिया है क्वेश्चन में। फोर इंटू 10⁻⁻⁵। अच्छा ठीक है। और अल्फा?
अल्फा, तो यहां से लिखेंगे Kb का एक्सप्रेशन। Kb होगा अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। तो Kb के जगह लिखा 2 इंटू 10⁻⁻5। अमोनियम के जगह लिखेंगे 0.1। OH के जगह फाइंड करना है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका था 0.2। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 4 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। ये हो गया पार्ट 1। दूसरा कह रहा है अल्फा फाइंड करने के लिए। तो अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है दैट इज इक्वल्स टू C अल्फा। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है 4 इंटू 10⁻⁻5। C इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.2 इंटू अल्फा। तो यहाँ से मेरा अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4। अल्फा इज 2 इंटू 10⁻⁻4। डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। So this is OH minus concentration and this is the new degree of dissociation. अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लेता बिफोर एडिशन ऑफ NH4Cl, बिफोर एडिशन ऑफ NH4Cl, तो मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर होता √Kb/C। क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ NH4OH ही प्रेजेंट होता है, इसके अंदर NH4Cl हमने ऐड नहीं किया है। तो Kb के जगह कितना पुट करेंगे उसका वैल्यू, और C के जगह इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.2। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 10⁻⁻4 और 2 कैंसल, तो 10⁻⁻2। तो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जब हमने NH4Cl ऐड नहीं किया था, जब हमने NH4Cl ऐड नहीं किया था, अगर हमने नहीं किया होता तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता 10⁻⁻2, या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 1%, विच इज लेस देन 5%। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर NH4Cl ऐड कर दिया उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो चुका है ये, मतलब परसेंटेज में मैं अगर लिखूंगा तो ये होगा 2 इंटू 10⁻⁻2%, 100 मल्टीप्लाई करके, या फिर 0.02%। ये हो गया इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले था 1% विदाउट NH4Cl, NH4Cl ऐड करने के बाद हो गया 0.02%। तो कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है डेटा देकर कि अगर हमने सॉल्ट इसके अंदर ऐड नहीं किया होता तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता, और सॉल्ट ऐड करने के बाद इसका नया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए वो भी मैंने दिखा दिया। ठीक है।
नोट किया? हो गया सर। तो इसी तरह से हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में और भी आगे क्वेश्चन करवा सकता हूं, लेकिन क्या हुआ? हाँ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दिख रहा है स्क्रीन सबको? नो सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है। नो सर। क्या हो गया? कार्बन का लिखना। मैं दूसरा क्लास का करना है। एक सेकंड। हाँ ठीक, अब अपना अब दिख रहा हूँ। अब दिख रहा है तो ठीक। सर तो अब हाँ, जैसे मैं कह रहा था, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के और क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली हमें यहाँ से OH माइनस या H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। हमें H प्लस या OH माइनस का ही कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली हमें निकालना है यहाँ पर पीएच, POH, ये सब हमें निकालना है। तो इसीलिए हम पहले वो सब कैसे निकाला जाता है उस चीज को सीख लेंगे इन द नेक्स्ट 1-2 क्लासेस, एंड देन वी विल कम बैक टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट। क्योंकि हमने यहाँ से इतना जान लिया कि भाई OH माइनस को कैलकुलेट ऐसे किया जाता है। अब हम सीख लेंगे कि OH माइनस से पीएच, POH ये वगैरह वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, डिसोसिएशन constant of water। तो पीएच या पीओएच जो आपने सुना होगा, हो सकता है पढ़ा भी होगा, ये एक्चुअली कुछ और नहीं, वाटर से आता है। अगर वाटर नहीं होता तो पीएच पीओएच का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो हाउ वाटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ना देखिए, एक हमें गलत चीज जो है, जो लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि ये ठीक है कि ऐसा हमें पढ़ाया जाता है कि प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात सही भी है, प्रैक्टिकली ये सही है कि अगर आप प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा नहीं, आपको उसके अंदर कुछ आयंस चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर आयोनाइज नहीं करता है। वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दैट डज नॉट मीन दैट वाटर डज नॉट आयोनाइज। तो फिर ये तो दो उल्टी बातें हो गई। तो अगर वाटर आयोनाइज होता है तो फिर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है? वो इसीलिए नहीं करता है क्योंकि इसके डिसोसिएशन से, वाटर के डिसोसिएशन से जो H प्लस या OH माइनस बनते हैं, H प्लस या OH माइनस आयंस जो बनते हैं,
आप देखोगे भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी सारा एकदम डेटा के साथ, उनका कॉन्सेंट्रेशन इतना 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 कम होता है, इट इज सो लो, सो लेस दैट इट इज नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल, इट इज नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। कैसे दिखाता हूं, देखिए। तो चलिए, तो पहले हम एक काम करते हैं, वाटर का डिसोसिएशन लिखते हैं। वाटर भाई कैसे डिसोसिएट करता है? तो वाटर विल डिसोसिएट into H plus and OH minus। तो बेटा देखो, एक्चुअली ये ना गलत है, अगर आप बुक में देखोगे तो शायद ये नहीं लिखा होगा, मतलब मैंने गलत नहीं लिखा है या बुक भी गलत नहीं लिख रहा है। बुक में क्या लिखा होगा, और वो मैंने भी आपको बताया है कि देखो यहाँ पर हमने H प्लस प्लस OH माइनस लिखा, लेकिन बुक में ना आपको यहाँ पर H प्लस नहीं लिखा हुआ मिलेगा, बुक में लिखा हुआ मिलेगा H3O प्लस। तो वो क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया था कि प्रोटॉन पर जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए प्रोटॉन जो है वो H प्लस के फॉर्म में वाटर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लिखवाया है मैंने, इसलिए वहां पर H3O प्लस लिखा होगा। तो उससे कोई टेंशन में नहीं आना है, H प्लस हो या H3O प्लस हो, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों H3O प्लस लिखा हुआ है वहां पर। अब उतना बड़ा कौन लिखेगा, हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वाटर का डिसोसिएशन रिएक्शन। नाउ बिफोर आई गो इनटू इट्स टेक्निकलिटीज, पहले हम थोड़ा फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे? वैसा मैं वैल्यू लिखूंगा, बट कैसा है वो देखो। लेट से अगर मैं 1 लीटर पानी लेता हूं, वाटर लेता हूं, एंड रफली एट 4 डिग्री सेल्सियस, ऊपर नीचे भी होगा तो उससे वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, 4 डिग्री। तो 4 डिग्री मैंने इसलिए लिया क्योंकि 1 लीटर वाटर जो होता है वो 1000 ml के बराबर होता है, और 4 डिग्री पर डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर ml होती है। तो ये जो है ये 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। मीन्स मैं ऐसा कह रहा हूं, 1 लीटर वाटर कंटेन्स 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर कंटेन्स 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो 1000 ग्राम कितने के बराबर होगा, कितने मोल्स के बराबर होगा? 1000/18 वाटर का मॉलिक्यूलर वेट। तो ये डिवाइड करने पर आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हो, ये बहुत अच्छा नंबर आता है, 55.5555 ऐसा है। इतने मोल हो गए, इतने मोल हो गए। लेकिन इतना मोल जो वाटर है वो कितने लीटर वाटर में प्रेजेंट है? 1 लीटर। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 55.55 मोल्स पर लीटर। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है 55.55 मोलर। तो अगर कोई वाटर का आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो आपको ये जवाब देना है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज। आप हमेशा वाटर में किसी इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन निकालते थे, ध्यान रहे, आप HCl का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हो वाटर में, आप H2SO4 का निकालते हो वाटर में, आप सॉल्ट का निकालते हो वाटर में, लेकिन वाटर का खुद का कॉन्सेंट्रेशन होता है 55.55 मोलर। इट इज वेरी वेरी हाई, इट इज नॉट हाई, इट इज वेरी वेरी हाई। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मतलब एकदम जिसमें वाटर ना के बराबर हो, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन होता है 36 मोलर, 36, इसका 55 है, ठीक है। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इतना होता है। अब देखो मजे की बात अब यहां से आती है। अब ये चीज ये में पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे कि फ्रॉम द डेटा ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, है ना, एक मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में चीज होती है, वहां से ये देख है कि अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस ले, ठीक है, आप ये आर्ग्यू कर सकते हो सर आपने तो ये कॉन्सेंट्रेशन 4 डिग्री पर निकाला है, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आप 25 पे भी ले जाओगे तो वाटर का डेंसिटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, बिल्कुल वो 1 नहीं रहेगा, 1 से घट जाएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस।
हो सकता है 25 डिग्री पर वो 0.98 या 97 ऐसा कुछ रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा इसका वैल्यू, थोड़ा सा चेंज होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर मैं ऐसा लिखता हूँ कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 25 ही होना चाहिए, 27 होने से भी नहीं चलेगा, 25। फ्रॉम conductometric values या conductometric titrations we have calculated कि जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है उतना ही किसका होता है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और वो कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻7 मोलर। ये वैल्यू जो है ये आपको जिंदगी भर याद रखना है, या फिर एटलीस्ट जब तक नीट एग्जाम देना, उसके बाद क्या कर रहे हो मुझे नहीं मतलब है, जब तक नीट एग्जाम दे रहे हैं ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। विथ टेम्परेचर 25 पर, रूम टेम्परेचर पर इतना होता है, ना इससे थोड़ा ज्यादा होगा ना थोड़ा कम होगा, 10⁻⁻7 मोलर। ओके, अब देखो, अब मैं आपको समझा देता हूं कि ये वैल्यू कितना छोटा है। देखो ये जो 10⁻⁻7 है कितना छोटा है। तो यहां से अगर H प्लस या OH माइनस इसके बराबर, अच्छा दोनों बराबर क्यों है, दोनों बराबर क्यों है, ऊपर के रिएक्शन को देखिए, वाटर लिक्विड और ये दोनों एक्वस आयंस होंगे। तो एक वाटर के टूटने से, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक H प्लस और एक OH माइनस देगा। इसका मतलब जितने भी वाटर मॉलिक्यूल टूटे होंगे इक्विलिब्रियम पर, उतने ही H प्लस और उतने ही OH माइनस बने होंगे। दैट इज व्हाई बोथ आर इक्वल, और दोनों इतने ही हैं। ऐसा तो नहीं ना एक वाटर से एक H प्लस और 2 OH माइनस बन जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, एक एक ही बनता है, तो इसलिए इक्वल। इसमें न्यूट्रल वाटर में, ये मैं वाटर की बात कर रहा हूं, अब ये कोई एसिड बेस में मत कर देना, ये वाटर की बात चल रही है, वो भी रिपीट करूंगा, ऐसा सोचने में तो बहुत कुछ सोच सकते हैं। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि चाहे H प्लस हो या चाहे OH माइनस हो, इनका कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होता है, C अल्फा, जो इससे पहले हमने वीक एसिड या वीक बेसिस के लिए पढ़ा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए C अल्फा होता है। तो इन दोनों का ही वैल्यू 10⁻⁻7 होता है, दोनों का ही -7 होता है। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C कितना है यहां पर, यहां पर C का वैल्यू कितना है, C किसका कॉन्सेंट्रेशन है, 55.55 वाटर का 55.55, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर से H प्लस OH माइनस बना है इंटू अल्फा। तो यहां से अगर मैं अल्फा को निकालता हूं तो ये होगा, ये होगा, और आप कैलकुलेटर में पुट करके अगर देख सकते हैं, हमने कई बार किया हुआ इसलिए हमें वैल्यू याद है। ये आता है तकरीबन 1.8 इंटू 10⁻⁻9, 1.8 रफली, थोड़ा तो वो है तो कैंसल होगा नहीं, बट तकरीबन 1.8 इंटू 10⁻⁻9 आएगा ये। सो इमेजिन कि ये वैल्यू जो है वो आपका कितना छोटा होता है। हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दोगे भी तो 10⁻⁻7% होगा, मतलब पॉइंट के बाद 7 जीरो लगाओगे, फिर 0.1 नहीं, फिर 1 नहीं, और फिर परसेंटेज। तो दिस वैल्यू इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, वेरी वेरी नेग्लिजिबल। तो इसीलिए H प्लस OH माइनस अगर आपको 10⁻⁻7 सिग्निफिकेंट लग भी रहा है तो 55.55 मोलर के सामने ये वैल्यू नेग्लिजिबल है। कहाँ 55.55 मोलर, कहाँ 10⁻⁻7 मोलर। तो इसलिए उसका डिसोसिएशन ना के बराबर है।
और मैंने कोई फालतू चीज नहीं करवाया है। आपको कई बार वाटर का वो अल्फा पूछ लेता है, आपको कई बार क्वेश्चन में वो आपको पूछ लेगा सीधा सीधा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। वो कोई डेटा आपको नहीं देगा, आपको इस क्वेश्चन में वो कोई डेटा नहीं देगा, आपको वो सीधा ये क्वेश्चन लिख कर देगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बता देगा। तो जैसे ही टेम्परेचर बता दे रहा है, हमें पता होना चाहिए कि भाई 25 पर तो H प्लस OH माइनस इतना होता है, इतना होता है। और वाटर का जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है वो तो फिक्स है। छोड़ो, मैं वैसे ही बंद करने वाला था, छोड़ो। फिक्स होता है 55.55।